हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। तो आइए आज इसको करते हैं बिल्कुल खत्म और लाइफ प्रोसेस यहाँ पे आज हम बिल्कुल ही समाप्त करते हैं। चलिए तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो इंट्रोडक्शन इसमें कुछ इस तरीके से है कि आवर बॉडी हैज अ मेटाबॉलिक सिस्टम। आवर बॉडी हैज अ मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स की वजह से होता है, बहुत सारे रिएक्शंस की वजह से होता है। अब मेटाबॉलिक सिस्टम में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक reactions contains two types of reaction, anabolic and catabolic. Let me complete. Okay, so first of all, what is metabolic reactions? So metabolic reactions are reaction that is sum total of all the reactions in body is called as metabolic reaction. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं सारे रिएक्शंस होते हैं, बट दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर, एक सेकेंड, फर्स्ट इज योर एनाबॉलिक रिएक्शंस, सेकंड इज योर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब हो सकता है आप लोगों को ये सुनी हो और समझ में मतलब समस्या आती हो, तो मैं आपको यहां से कुछ चीज बताता हूं। यहाँ पे सी से हम लोग याद रखेंगे कट। चलिए, ये हम आपको याद करने वाली ट्रिक बता रहे हैं तो हम इसको आप दूसरे पेन से बताते हैं। सी से याद करेंगे कट। तो कट का मतलब है तोड़ना। देयर फोर दिस इज अ ब्रेकिंग रिएक्शन। ठीक है, ये ब्रेकिंग रिएक्शन है तो ये दिस इज योर बिल्डिंग रिएक्शन। अब बिल्डिंग और ब्रेकिंग रिएक्शन का मतलब क्या है? देखिएगा, अगर मैं बात करूं, इसमें बोल सकता हूं मेकिंग ऑफ लार्ज यूनिट्स फ्रॉम स्मॉलर सब यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि वी हैव टू मेक प्रोटीन्स आउट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। हम बोलेंगे सिंपली इसका जस्ट उल्टा, मेकिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट्स फ्रॉम लार्जर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, प्रोटीन्स टूट के अमीनो एसिड बने। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है और काफी ही इजी चीज है इंट्रोडक्शन में। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी पूरी शरीर में होती रहती हैं, पूरी बॉडी में होती रहती हैं, बट समस्या ये है कि हर जगह क्या प्रोटीन्स पहुंच सकता है? हर जगह अमीनो एसिड पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। ऐसा सिस्टम जो उसको पहुंचाने का काम करे उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, तो ये दो टाइप के होते हैं। आप लोगों को पता होगा ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला
हम टेबल बना लेते हैं। एक होता है आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो तीन दो चीजें हमें यहाँ पे ये पढ़नी है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड, सेकंड चीज हमें पढ़नी है ब्लड वेसल्स, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है हार्ट। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहला उधर ब्लड तो उधर लिम्फ, आपने शायद लास्ट ईयर भी इस चीज को पढ़ा होगा। उधर ब्लड वेसल्स तो इधर लिम्फ वेसल्स। थर्ड इधर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमें ये चीज पढ़नी है, और ये चीज पढ़ने के बाद हमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चैप्टर इसी पे बेस है। थोड़ा सा हम एंड में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ रखा है। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इजी। चलिए, सबसे पहले ब्लड। अब ब्लड की बात करें और उसके कंपोजिशन की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ब्लड की कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड के पास कुछ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और कुछ प्लाज्मा पार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट इज योर प्लाज्मा पार्ट, सेकंड इज योर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, प्लाज्मा पार्ट जो होता है वो टोटल ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 55% होता है। सेल कांस्टेंट जो होते हैं टोटल ब्लड के अप्रोक्सीमेटली 45% होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा पार्ट की। अब देखिएगा प्लाज्मा पार्ट, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले प्लाज्मा पार्ट में 55% में आपको देखने को क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वाटर। वाटर कितना होता है? 90 से 92% मात्र वाटर ही वाटर होता है। ठीक है, वाटर हमने देख लिया। वाटर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। प्रोटीन्स कितने होते हैं? प्रोटीन्स यहाँ पे 6 से 8% तक होते हैं। ठीक है, हमने प्रोटीन भी देख लिया। अब ये प्रोटीन हम एक दो डिस्कस करते हैं, थोड़े अच्छे लेवल की बात होगी, मजा आएगा। चलिए, दो ही डिस्कस कर लेते हैं, बहुत है। पहला, इस एक टाइप का प्रोटीन होता है, पहला एल्ब्यूमिन हम बात करते हैं, दूसरा चलो ग्लोबुलिन बात करते हैं। ठीक है, दोनों के एक बार काम देख लेते हैं। इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट से, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी पानी से रिलेटेड है, तो ये प्रोटीन भी पानी से रिलेटेड है। अब कहीं पे होता क्या, किसी को सूजन आना, जैसे इडिमा करके एक प्रॉब्लम होती है, पैर में एकदम से फूल जाना, उसमें होता क्या, एल्ब्यूमिन का डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये पानी का कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है पूरी बॉडी में, कहाँ पे कितना पानी होना चाहिए, पानी किस तरफ बाहर आना चाहिए, किस तरफ अंदर जाना चाहिए। दिस इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन। नाउ ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आपने सुना होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। मोरोवर और भी होते हैं, जैसे कि फेवरिन्स वगैरह होते हैं, वो आपके जो होते हैं काम आते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मतलब क्लॉटिंग में काम आते हैं, बट बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इसकी एक और चीज बस पढ़ेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। अब
जो कुछ बचे हुए आयंस होते हैं जो कि 1 से 2% होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन। दिस इस तरीके से पूरा प्लाज्मा हमारा हमने पढ़ लिया है। चलिए अब सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोगों ने थोड़े थोड़े आपको पता होंगे। कैसे पता होंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला सेलुलर कांस्टेंट आपको पता है, दैट इज और आर बी सी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। अब इनको लाल कहा, लाल कहने के लिए रीजन क्या है? रीजन ये है, दे आर रेड इन कलर। अब रेड इन कलर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है अपना एक पिगमेंट होता है जो आयरन वाला पिगमेंट होता है। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? कि इसके नंबर क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो नंबर इसके होते हैं अप्रोक्सीमेटली, आपको पता होगा, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब का अगर आप वॉल्यूम लें, उसमें इतने सेल्स यानी 50 से 55 लाख, यानी 5 से 5.5 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर की बात हो गई। मोर ओवर इसका फंक्शन, फंक्शन क्या है? अब फंक्शन आप देखेंगे तो फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। मोर ओवर आरबीसी के बारे में हमें और भी चीजें जाननी है। जैसे कि हम बात करें इनका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब कितने समय तक जीवित रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली दे लिव फॉर 120 डेज। 120 डेज इज अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। ठीक है, चलिए हमारा आरबीसी तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आपने बोला कि सर बात यह है छोटी सी कि उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था रेड, तो वो रेड था। आपने इसको बोल दिया वाइट, तो ये वाइट होगा। नहीं दादाजी, ये हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात समझ गए सर। अब आप थोड़ी और भी चीजें बताइए इसमें। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली ये 6,000 से 8,000 सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन आप खुद ही जानते हैं, इम्यूनिटी का इनका फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में। मोर ओवर का लाइफ स्पैन नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब हम बोलते हैं फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? इनका काम है इम्यूनिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अब व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे हमारे ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में घूम रहा है। इसको एकदम से एक बैक्टीरिया दिखा, अभी उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है तुरंत मैच्योर हुआ डब्ल्यूबीसी? मैच्योर होते हैं, जाहिर सी बात है। तुरंत मैच्योर हुआ और सामने ही बैक्टीरिया दिख गया, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि बैक्टीरियाज तो दे आर फ्री फ्लोइंग, मतलब ऑर्गेनिजम्स कहीं भी जा सकते हैं। दिख गया तो उसका कुछ घंटे का ही रहेगा तो सफर हमारे साथ, मीन्स उनकी लाइफ स्पैन कुछ घंटे की रहेगी। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ महीनों तक ना दिखे, तो देयरफॉर लाइफ स्पैन इसकी फिक्स नहीं है, जबकि आरबीसी की फिक्स है कि 120 दिन उसे काम करना है, उसके बाद उसे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, स्ट्रीम में भेजा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके पास अपना फंक्शन है, इनके पास नहीं है। ओके, ठीक है। मोर ओवर हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, आप लोगों ने सुना होगा नेक्स्ट इसमें तो एक चीज हमारी आती है प्लेटलेट्स। ठीक है,
सॉरी, इसको थोड़ा सा बोल्ड में बनाएंगे, वरना हो सकता है नोट्स में आपको दिक्कत होए। चलिए, प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं? प्लेटलेट्स आर सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़े, ऑफ एक सेल होता है, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, इसके टुकड़े होते हैं। मतलब एक सेल है, नॉर्मली बड़ा सा सेल होता है, मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, साइट मीन्स सेल, मतलब ऐसा सेल जिसका बड़ा सा न्यूक्लियस है उसके सेल में। ठीक है, अब उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसके टुकड़े होने के बाद इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। इतना ही आसान है। ठीक है, चलिए, इनका फंक्शन क्या होता है? दे फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में फंक्शन करते हैं, इसके लिए हमें कैल्शियम आयन जरूरी होता है। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर है तो आपको बड़ा आसानी से हमारे जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है, यानी आपने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सब सफल है। चलिए, हमने सेल कॉन्स्टेंट्स की बात कर ली, हमने प्लाज्मा पार्ट की बात कर ली, यानी हमने पूरे ब्लड की बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ ब्लड में हमारे पास आएगा, एक सेकंड, फंक्शंस ऑफ ब्लड में आएगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट में, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का घटना। ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस, मतलब ये हर चीज के लिए, स्टोरेज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट करता रहता है। इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। भाई साहब, आपको देखिए, या तो न्यूट्रिएंट को ले जाना आना है, या तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ले जाना आना है, बस सिंपल, इतना आसान है। मतलब सोचना नहीं है, आप अगर लॉजिक भी यूज करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स काम करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो शायद मैंने आपको नहीं बताया, बट कोई बात नहीं। इट एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम। अब ये बफर सिस्टम क्या होता है? अब बफर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है विच मेंटेन्स इट्स पीएच एंड टेम्परेचर। बात समझे? विच मेंटेन्स इट्स पीएच, पीएच आपने मैंने पढ़ाया था बिल्कुल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। मतलब बफर सिस्टम है सिस्टम जो अपनी पीएच को चेंज नहीं करना चाहता है। तो ब्लड एक बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, और इट हेल्प्स इन रेगुलेशन पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बोला। इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज, मैंने बताया डब्ल्यूबीसीज होती हैं तो डिसॉल्व करेगा, मतलब ये अगेंस्ट हमारी हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में। बाय एंगल्फिंग, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, प्रोसेस का नाम है, लास्ट ईयर अपने सेल में पढ़ा होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। नेक्स्ट, द प्लाज्मा ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट ऑर्गन। अब जो हार्मोन्स होते हैं वो एक जगह सिंथेसिस होते हैं और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये ब्लड के थ्रू होते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। और ब्लड में भी प्लाज्मा पार्ट के थ्रू। ठीक है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट। ठीक है, मैंने बताया प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे हमें रिक्वायर क्या होता है? यहाँ पे कैल्शियम आयन रिक्वायर होता है। इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी टू अ रिक्वायर्ड कांस्टेंट लेवल। अब देखिए, जो ब्लड होता है वो मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, वाटर आयनिक बैलेंस होता है एक्चुअली मैं बात करूं, बट यहाँ पे वाटर बैलेंस लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है। Nutrients absorbed in the small intestine and enters the blood capillaries. Blood carries then nutrients and distributes to all the body. अब मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, बट न्यूट्रिएंट्स को ने ये बता दिया कैसे कैरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है और वो अलग पार्टी में जाता है, बस। मतलब ब्लड के जो फंक्शंस हैं वो आपको रटने नहीं है, आपको बस समझने हैं, और काफी आसान पार्ट है। चलिए, अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके बुक्स में दे रखी है। सबसे पहले मैंने बोला था दे आर सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स ऑफ अ सेल कॉल्ड एज मेगा
साइट। अब नाम को तोड़ेंगे। मेगा मीन्स बिग, कैरियो इज टर्म यूज फॉर न्यूक्लियस, एंड साइट मीन्स सेल। दिस डिफाइंस ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस ही बड़ा हो, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस ही बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सेल बनाया, इस सेल के अंदर मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया न्यूक्लियस। अब देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जाहिर सी बात है सेल का ही बड़ा है, बट इसका अच्छा खासा बड़ा है। हमने इसको कह दिया मेगा कैरियो साइट। अब होता क्या है, सेल के टुकड़े होते हैं और टुकड़े होकर कुछ फ्रैगमेंट्स टूटते हैं, इन्हीं फ्रैगमेंट से हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो आगे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब ये प्लेटलेट्स की जो ये सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये होते कैसे हैं? देखिएगा, एक कैस्केड क्या होता है इसमें, अ सीरीज ऑफ अ सीरीज ऑफ कैस्केड रिएक्शंस। कैस्केड का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, फटाफट 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 रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब ये रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिएगा, थ्रोम्बो जो होता है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, उसके बाद थ्रोम्बो, चलिए मैं आपको बताता हूँ हल्का सा, आपको जितना समझना है आप समझ लेना। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके ऊपर जो एक्ट करता है वो करता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज से यहाँ पे थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है, थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है हमारे ब्लड में फिब्रिनोजन होता है, जहां पे भी आपको प्लास्टिन फिब्रिनोजन दिखे आप समझ जाना ये इनएक्टिव फॉर्म है। इस फिब्रिनोजन के ऊपर थ्रोम्बिन एक्ट करता है और इसको फिब्रिन बनाता है। ये फिब्रिन क्या है, लंबे लंबे धागे होते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप सोचिए लंबे लंबे धागे कुछ ऐसे अरेंज हो जाएं, हो गए अरेंज, हो गए ऐसे अरेंज हो जाएं, तो ये मकड़ी का जाल की तरह नहीं हो गया? मीन्स एक एक तरीके से एक बैरियर नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे बस एक हमारा क्लॉटिंग होना था, जो हो चुका है। ये फिब्रिन ही क्लॉटिंग कराते हैं, सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, दैट इज योर कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये प्लेटलेट्स अगर आप समझ चुके हैं तो इसका काम तो मैंने बता ही दिया, इट हेल्प्स इन, एक बार लिख भी देता हूं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, अब इसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐसा डायग्राम दिखाऊंगा जो हमने, क्या नाम है, एक नेट से उठाया है। ये जो डायग्राम है वो हमने नेट से, जनरली बुक्स में होता है वो है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। इनिशियली क्या होता है, हमारे हार्ट के चार टुकड़े होते हैं। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं कुछ इस तरीके से, इस बॉक्स में मैं अगर कुछ, क्या नाम है, इस तरीके से हिस्से बनाऊं, अब आपको समझना है सबसे पहले राइट लेफ्ट। अब देखिएगा जो आपका राइट है वो नोटबुक में यानी मेरी स्क्रीन में आपका लेफ्ट है, यानी दिस इज योर राइट एट्रियम। मैं ऊपर वाले दोनों हिस्सों को ऑरिकल या एट्रियम बोल रहा हूं। दिस इज और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल, इसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कुछ इस तरीके से हिस्से होंगे। तो ये क्या होगा आपका राइट ऑरिकल, ये क्या होगा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होगा राइट वेंट्रिकल, ये क्या होगा राइट, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं 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 होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो इनकी नेमिंग से बात करते हैं। इनिशियली ब्लड हम बोलते हैं कि आता है, ठीक है, अब आता है तो एक तो है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, एक है इंफीरियर वेना केवा। अब दोनों का काम क्या है, ये है कॉमन वेना केवा जिसको मैं सिर्फ वेना केवा बोल रहा हूं,
अब वेना केवा का काम होता है डीऑक्सीजेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आना। सुपीरियर जो होती है वो अपर बॉडी से लेके आती है, इंफीरियर लोअर बॉडी से लेके आती है। बट दोनों का काम ये है कि एक हमारा जो ब्लड है, जो डीऑक्सीडेंट ब्लड है पूरी बॉडी में ऑर्गन्स के पास है, उसको लेके आना, सिंपल एज दैट। अब ये डीऑक्सीडेंट ब्लड कहाँ पे जाएगा? ये हमारा डीऑक्सीडेंट ब्लड सीधे हमारे पास कहाँ पर आ गया? सीधे हमारी वेना केवा में आ गया। वेना केवा से राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल से ये जो है हमारा ब्लड, ये क्या है? ये एक वाल्व है। वाल्व का मतलब समझते होंगे, घर में हमारे वाल्व होता है, इट मेंटेन्स फ्लो, तो यहाँ पे भी ये फ्लो ही मेंटेन करता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मर्सिडीज के साइन की तरह ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड प्रेशराइज होके जाता है इस नस में। अब इस नस का आपको नाम नहीं पता होगा। देखिएगा, नॉर्मली अभी हम बात करेंगे तो आर्टरीज जितनी भी होती हैं वो ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाती हैं। बट इन केस ऑफ हार्ट एक पल्मोनरी आर्टरी करके होती है, पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज योर डीऑक्सीजेटेड ब्लड, ठीक है ना। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, DO2 ब्लड कैरी कर रही है। अब इसके बाद जो है हमारा ब्लड लंग्स में जाके क्या होता है? लंग्स के पास जाएगा, इसके पास जो एक्सेस CO2 है वो दे देगा, O2 ले लेगा, ब्लड कैसा हो जाएगा? O2 ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे कहां पर आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, गलती से मेरी गलती हो गई। हो जाएगा और कहाँ आएगा? सीधे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये कहाँ आएगा? ये सीधे आपका ब्लड आएगा। उधर क्या था आपका? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पे है पल्मोनरी वेन। तो ये आर्टरी और वेन का जो सिस्टम है, ये हम जनरली डीऑक्सीडेटेड ऑक्सीडेटेड ब्लड के लिए यूज नहीं करते हैं। आर्टरी हम बोलते हैं जो दूर जा रहा होता है हार्ट से, आर्टरी जो पास आ रहा होता है उसे वेन्स बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी शब्द हम यूज करते हैं जनरली फॉर योर लंग्स, ठीक है। ठीक है, ये DO2 ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद कहाँ जाएगा ये? लेफ्ट ऑरिकल में जाने के बाद सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद सीधा प्रेशराइज होके ये आपके इस नस में जाएगा, विच इज योर aorta. Aorta is your largest artery, ठीक है, इट्स योर लार्जेस्ट आर्टरी। अब आप मुझे बताइए वेन कौन कौन सी है? मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई कि जो दूर जा रहा है वो आर्टरी है, जो पास आ रहा है वेन है। अब देखिए, हार्ट से दूर जा रहा है, सॉरी, ये दूर जा रहा है हार्ट से, आर्टरी है। ये दूर जा रहा है हार्ट से, आर्टरी है। वेन बताइए, ये पास आ रहा है हार्ट के, पास आ रहा है, ये दोनों वेन्स हैं। तो इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, एओर्टा से पूरी बॉडी में गया, बॉडी ऑक्सीजन यूज करेगा, ऑक्सीजन यूज करने के बाद बॉडी फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड हो जाएगा, कहाँ जाएगा? वेना केवा में। ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहेगा एंड सिंपल, आपका काम हो गया। यानी हार्ट का सर्कुलेशन आपने सीख लिया सिर्फ हार्ट के डायग्राम के साथ। वेरी गुड। मतलब मैंने आपको दोनों चीजें एक साथ पढ़ा दी। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगा, वेट करिए। चलिए, ये डायग्राम जनरली हम बुक्स में देखते हैं और इस डायग्राम का जो है बहुत महत्व है। अब महत्व कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले सबसे पहले हमने बात करी, दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये लेवलिंग मैंने आपको बताई। अब मुझे बताइए, राइट एट्रियम में क्या एंटर कर रहा था? वीना केवा, ऊपर से सुपीरियर नीचे से इंफीरियर। देखिएगा, ये वीना केवा एंटर कर रहा है, ऊपर से सुपीरियर नीचे से इंफीरियर। वेरी गुड। ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से कहां गया? राइट वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, देखिए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, देखिए, बिल्कुल सही बताया। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ही कहां जाएगा? अब याद करिए, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास जाएगा और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा, जो कि आ चुका है। ये आने के बाद आपके लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से याद करिए मैंने आपको बताया एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, और बॉडी से यहां पर आएगा। मतलब इतना आसान है हार्ट। दिस इज योर हार्ट, ठीक है, दिस इज योर हार्ट, ठीक है। चलिए, अब हार्ट के बारे में कुछ चीजें हम करते हैं और फिर हम सर्कुलेशन समझते हैं। अब हार्ट एक्चुअली है कैसा? इट्स द मस्कुलर फिस्ट
शेप्ड, मुट्ठी के बराबर, मस्कुलर फिश्ड शेप, ऑर्गन which helps in circulation of blood throughout our body। हार्ट एक बस छोटा सा ऑर्गन है जो ट्रांसफर सर्कुलेशन में मेंटेन हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर बोला, मसल्स कौन से होते हैं? जनरली इसके पास कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मसल्स तो हमने देख लिए, कार्डियक मसल्स होते हैं। मोर ओवर हार्ट के बारे में हमें थोड़ी चीजें, एक चीज और जाननी है। अब होता क्या है, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं बड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे कोई भी ऑर्गन बनता है तो उसके तीन ओरिजिन हो सकते हैं। एक्टो यानी बाहर वाला, मीजो यानी बीच वाला, या एंडो मतलब अंदर वाला। खुद आप इस तरीके से देखें तो ये जो यहाँ पे हार्ट बनता है वो मीजो डर्मली डिराइव्ड होता है, ठीक है। मोर जो हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो बहुत सारे हैं, बट इट हैज अ रिदम। अब रिदम है, रिदम का मतलब खुद से रिदम है, तो देयरफॉर हम इसको ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं, खुद से चलता है। अच्छा, हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो है मसल्स की वजह से चलने वाला, एक तो न्यूरॉन्स की वजह से चलने वाला हार्ट। तो हमारा हार्ट जो होता है वो मसल्स की वजह से चलने वाला होता है, नहीं क्या नाम है, क्या नाम है, न्यूरोजेनिक होता है और एक मायोजेनिक होता है। तो हमारा मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है, जो अपने आप ही एक्साइटेबल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको इतना नहीं जानना, बट आपको एक चीज और जाननी है कि हमारे पास चार चेम्बर्स हैं। चार चेम्बर्स में से सबसे बड़ा चेम्बर कौन सा है? तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जेस्ट चेम्बर एंड कंटेन्स लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब थिकेस्ट walls। Since it need to transport blood throughout body organs, मतलब पूरी बॉडी में भेजना है, इसलिए उसका क्या नाम है, वो थिक है। चलिए अब सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने जो बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है, तो सबसे पहले सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। अब हम नॉर्मली सर्कुलेशन पढ़ें तो सर्कुलेशन हमारे पास बहुत टाइप की होती है। सर्कुलेशन हमारे पास काफी टाइप के होते हैं। चलिए नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है सिंगल सर्कुलेशन, फिर एक होता है हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, फिर एक होता है हमारे पास डबल सर्कुलेशन। अब सब में फर्क क्या है? सब में बहुत सारे फर्क हैं। पहला फर्क जो है कि इनके पास जो हार्ट होता है वो दो चेम्बर्ड हार्ट होता है। दो चेम्बर्ड हार्ट का मतलब इट कंटेन्स वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। यानी बक्से में बनाए तो बक्से में कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमारे पास बक्सा है, इसमें हमने कुछ ऐसे बना के दे दिया, ठीक है। ये तुम्हारा एट्रिया हो गया और ये तुम्हारा वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो होता है, इसके पास जनरली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। जनरली की बात कर रहा हूं,
ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट का मतलब इसके पास दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब इसको भी अगर हम बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका एक एट्रिया हो गया जिसको मैं बोलूंगा राइट एट्रिया। चलिए इसको आर ए बोल देते हैं बस। इसको लेफ्ट एट्रिया बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीधा सिंपल वेंट्रिकल, दिस इज कॉमन वेंट्रिकल। ठीक है, अभी बताऊंगा कॉमन क्यों बोल रहा हूँ और अनकॉमन क्यों बोल रहा हूँ, इसे इसका रीजन है। ठीक है, अब जनरली ये जो होते हैं ये फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके पास जब भी रबर कैलकुलेशन होगा, जनरली फोर चैम्बर्ड हार्ट की बात होगी, जो अभी मैंने आपको बस जो पढ़ाया था वैसे ही बात कर रहा हूँ। दिस इज और टू एट्रिया इसके पास होते हैं और टू वेंट्रिकल इसके पास होते हैं। ठीक है, अब हार्ट बनाए तो हार्ट कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है और आपका ये है, ये है। अब आप तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे और राइट ऑरिकल, जैसे और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा आप ये मुझे वो बताइए, क्या पहले इवॉल्व हुआ होगा? इवोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा। इवोल्यूशन का आपको आगे थोड़ा सा पढ़ना है, इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में भी है, तो आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कि इनिशियली सबसे पहले फिशेस वगैरह आए होंगे, उसके बाद फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, फिर जाके ये हमारे बर्ड्स और ह्यूमंस आए होंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है इसका एग्जांपल है जनरली बर्ड्स, सॉरी 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 सॉरी, फिशेस, जनरली फिशेस। इसके हैं हमारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब है जो दोनों में रह सके। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फ्रॉग्स रेप्टाइल्स का मतलब स्नेक्स वगैरह। ठीक है, डबल सर्कुलेशन की बात करूं, ये ह्यूमंस एंड एव्स की बात करते हैं, यानी बर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब दृष्टिकोण से देखिए, एवोल्यूशन के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले फिशेस आई हैं। टू टू चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन है। उसके बाद हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट आया। फिर एवोल्यूशन के दृष्टिकोण से देखें, फोर चैम्बर्ड हार्ट हुआ है। लेकिन ये एवोल्यूशन मतलब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम, क्या नाम है, क्या नाम इधर से बोले, जैसे ही हम इधर से इधर पहुंच रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एवोल्यूशन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? एवोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी सीख सकते हैं, बट हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलिए अब हमें देखना है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी तीन टाइप की हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैपिलरीज, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सबसे पहले इनके फंक्शंस। आर्टरीज दूर लेके जाती हैं हार्ट से ब्लड, और क्या नाम है, वेन्स पास लेके आती हैं, और जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं बीच में उनको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ ब्लड होते हैं जनरली आर्टरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड क्या नाम है कैरी करते हैं, और वेन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट फॉर योर पल्मोनरी आर्टरी एंड योर पल्मोनरी वेन, दे आर अपोजिट। इनका एक्सचेंज सिर्फ काम होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का। ये जनरली थिक और इलास्टिक, ये थिन और लेस इलास्टिक होते हैं, और ये बहुत थिन होते हैं क्योंकि इनको डिफ्यूजन करना होता है। आर्टरीज में जनरली हाई प्रेशर होता है। ठीक है, जनरली इनमें लो प्रेशर होता है। देयरफॉर हम देखते हैं हाई प्रेशर की वजह से ये काफी डीप इन द स्किन होते हैं, और लो प्रेशर की वजह से ज्यादा ऊपर होते हैं। इनमें तो बहुत ही लो होता है। ठीक है, वाल्व्स जो होते हैं इनके पास वाल्व नहीं होते, इनके पास वाल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, हाफ क्रेसेंट शेप्ड होते हैं सेमी, तो इसके पास वाल्व नहीं होते। ये इसके पास देखिए थिक है तो नैरो ल्यूमन होगा, इसके पास थिन है वॉल तो वाइड ल्यूमन होगा, इसके पास बहुत पतला क्योंकि खुद ही पतला है, therefore एक्सट्रीम नैरो ल्यूमन होता है। लोकेशन की बात करें, मैंने अभी आपको बताया बहुत डीप अंदर स्किन होता है, ये ऊपर स्किन के ऊपर होता है और ये ऑलमोस्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसलिए याद रखिएगा जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो किस में लगाते हैं, आर्टरीज या वेन्स में? वेन्स में। ठीक है, अब पल्स को हम इसको देख के पल्स फेल्ट कर सकते हैं, इन दोनों को देख के पल्स फेल्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन है ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए अब बात, अभी हमने प्रेशर की बात करी तो हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर होता है, अब ब्लड प्रेशर में दो यूनिट्स हम देखते हैं, मतलब दो हम देखते हैं। सबसे पहला एक सिस्टोलिक प्रेशर देखते हैं और दूसरा
डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है हाई वैल्यू और ये होती है लो वैल्यू। ठीक है, ये हाई वैल्यू और लो वैल्यू होती है जनरली। अगर हम नॉर्मल पेशेंट्स की बात करें तो ये 120 mmHg आता है, प्रेशर की बात करें तो ये यूनिट होगा, और ये जनरली 80 mmHg आता है। जनरली हम इसको लिखते हैं 120 80 mmHg। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। अब ये ब्लड प्रेशर किसी में आपने देखा होगा कई बार बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम उसको कहते हैं द पेशेंट इज हाइपर, द पेशेंट इज डायग्नोज विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि लगातार आपका जो बीपी है वो इंक्रीज रहे बियॉन्ड 140/90। अगर ऐसा आपका रहता है तो हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन है आपको। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर हम नापते कैसे हैं? एक मशीन होती है मैग्मो मैनोमीटर करके। ठीक है, बीपी का इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उससे हम नाप सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया सर्कुलेशन इन एनिमल्स हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन एनिमल्स पढ़ने के लिए अभी मैंने बताया था बर्ड्स, और इसमें कौन से होते हैं? बर्ड और इसमें होते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट को हमको सीखना है, और सीखेंगे हम बड़ी आसानी से। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हमें याद है ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें हर चीज बनानी होगी। कैसे दिखेगा? तो अगर हम बात करें कुछ इस, चलिए ये बनाते हैं, इससे बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि नॉर्मली लेफ्ट हमारी वेना केवा से क्या आती है? लेफ्ट ऑरिकल में हमारी क्या नाम है वो आती है, ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीनेटेड होता है। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे जाता है लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास पहुंच गया। ठीक है, मैं भी लंग्स के पास पहुंचा रहा हूँ, वेट करिएगा। ठीक है, मैंने लंग्स के पास पहुंचा दिया, और इसके बीच में इसे अपना क्या नाम है, उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कलर भर देंगे। हाँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से बनाऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो। तो ज्यादा हो गया, एक सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, राइट ऑरिकल तक क्या लाते हैं हम? लाते हैं वेना केवा के थ्रू। वेना केवा दो टाइप के होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी मैंने ब्लू कलर की बनाई, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो है ब्लड जो है वो कुछ डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड, अभी बता रहा हूँ कैसे हो जाता है, बट उससे पहले आप हमारी और भी चीजें देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमारा ये कुछ आता है जिसको हम कहते हैं वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन हमारी कहाँ पे जाती है? पल्मोनरी वेन हमारी लेफ्ट ऑरिकल में जाती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल पहुंच गए। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में क्या था? लेफ्ट ऑरिकल में हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। ये बट ये था क्या? ये हमारा था पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के बाद आप ध्यान से देखेंगे ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैंने पूरी बॉडी में अपना बना रहा हूँ। अभी इसको समझाऊंगा पिंक पिंक क्या है, वेट करिएगा।
ठीक है। अब आप देखिए, ये मैंने सब कुछ बना दिया। ये क्या था, याद करिए, एओर्टा था। अब आपने हर चीज देख ली है, ठीक है। इसको मैं पल्मोनरी वेन बोल रहा हूँ, इसको मैं पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा हूँ, इसको मैं वेना केवा बोल रहा हूँ। अब देखिएगा, वेना केवा इज योर सिस्टेमिक वेन, सिस्टम की वेन है, एंड दिस इज योर सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। मोर ओवर, ये पिंक पिंक जो है वो कैपिलरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लंग्स होंगे, तो लंग्स के साथ क्या करेगा, यहाँ पे CO2 दे देगा और यहाँ से O2 ले लेगा, ठीक है ना, O2 ले लेगा। यहाँ पे अगर बॉडी के टिश्यूज होंगे, तो टिश्यूज को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा, ठीक है। तो यही हमारे से यहाँ पर होगा। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि राइट वाले हिस्से में और लेफ्ट वाले हिस्से में कुछ फर्क है। अगर हम इसके हिस्से की बात करें, तो राइट वाला हिस्सा हमारा डीऑक्सीनेटेड साइड है और लेफ्ट वाला ऑक्सीनेटेड साइड। तो हाँ, ये जो फोर चेम्बर्ड हार्ट है, इसका एक और भी फायदा है। क्या फायदा है? फायदा कुछ इस प्रकार है कि ये सेपरेट करता है डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को, ठीक है, सेपरेट कर दिया। मोर ओवर, अगर आप और भी चीजें देखें तो इसमें दो टाइप के सिस्टम है। एक ही बार डबल सर्कुलेशन में क्यों बोला, दो बार पंप कर रहा है, एक बार बॉडी में जाने के लिए, एक बार लंग्स में जाने के लिए। देयरफॉर ये जो है, हम इसको दो टाइप के सिस्टम, हमने डबल सर्कुलेशन क्यों बोला है इसको, हमने डबल सर्कुलेशन इसको इसलिए बोला बिकॉज इट हैज टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन। पहला सर्कुलेशन है, इट हैज पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड सेकंड इज योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टम से सिस्टम जाएंगे तो देखते हैं। देखिए, सिस्टम से सिस्टम का मतलब है, अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल, तो सिस्टम में ही घूम रहा है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल यहाँ पर है, और यहाँ पे ध्यान देखिएगा, हम बोलेंगे कि जब हमारे क्या नाम है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में हमारे यहाँ पर है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल। अब बीच में जो भी यहाँ आप लिख लीजिए। देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या आता है, एओर्टा आता है। एओर्टा के बाद, एओर्टा के बाद सीधे आपको देखिए क्या आएगा, वेना केवा आएगा, दिखेगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वेना केवा आएगा। और वेना केवा के बाद राइट ऑरिकल आएगा, बस। यहाँ पे बात करें तो आपके राइट वेंट्रिकल के बाद क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी वेन आएगी, पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट ऑरिकल आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये दो टाइप के सिस्टम हो चुके हैं। पहला हो चुका है पल्मोनरी सिस्टम, दूसरा हो चुका है सिस्टेमिक सिस्टम, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम है, इसके दो बार सर्कुलेट होता है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका आपको नहीं पढ़ना, बट इनका याद रखना है कि इसके पास क्या होता है, दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मीन्स दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास, क्रोकोडाइल सिंस इट्स अ रेप्टाइल, इसके पास जो होते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। चलिए, फिशेस में भी आपको कुछ नहीं देखना, बट आपको अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि चलिए अब देखते हैं, अभी वो भी देखेंगे तो वो भी सिखा देंगे, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा, नॉर्मली होता क्या है, ये आपका हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे जो फिशेस के गिल्स होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू वाटर जाता है, इसके थ्रू वाटर जाता है, और ये क्या ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है, ठीक है, O2 ले लिया। अब ये O2 कहाँ जाएगा, O2 हमारे एरिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल के जाने के बाद ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में गिल्स फिर से, ये ब्लड जो है फिर से गिल्स के पास जाएगा, गिल्स जो है CO2 बाहर छोड़ देगा, ऑक्सीजन फिर से अंदर ले लेगा। मतलब यही चलता रहता है, बहुत आसान सर्कुलेशन, ठीक है। इसका भी देखना है तो इसका इसका तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट फिर भी समझ लीजिए, समझना है तो, कि इनिशियली हमारे पास क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज और वेंट्रिकल, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, DO2 ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से O2 ब्लड आता है, ठीक है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है,
ये हमारे बॉडी पार्ट से आ रहा है, ये बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा, ये जाहिर सी बात है लंग से आ रहा है, ठीक है, लंग से आ रही है। और ये बॉडी हमारी ये जो होती है, ये जो यहाँ पे CO2 और O2 में मिक्स हो रहा है और थोड़ा ऑक्सीजन है तो हमारी बॉडी को दे रहा है, ठीक है। थोड़ा बॉडी को दे रहा है, थोड़ा लंग्स को दे रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट क्यों बोला, डबल सर्कुलेशन, दो बार सर्कुलेशन, दो बार मैंने डबल क्यों बोला, डबल मैंने इस वजह से बोला, सॉरी इनकम्प्लीट डबल इस मैंने इसके इस वजह से बोला क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा DO2 और O2 मिक्स हो रहा है, जो कि हमारा डबल सर्कुलेशन में नहीं हो रहा था, ठीक है। देयरफॉर हम ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं। अब हम आते हैं लिम्फ पे, बहुत देर हो गई हमने लिम्फ नहीं करा, और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और मिनरल्स करके और ट्रांसपोर्टेशन करके मोर ओवर और रिसेप्शन करके हम ये खत्म करेंगे फटाफट, मतलब मुश्किल से 10 मिनट का है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है, हम बोलेंगे आपने बैम्बू देखा है, बैम्बू या स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड का एक लिक्विड होता है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड थ्रू कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसके फंक्शन देखिए, फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू ब्लड, ब्लड मतलब टिश्यू स्पेस, टिश्यू के अराउंड जो स्पेस होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में वापस देना, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड है वो कई बार क्या होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड में, लिम्फ में, तो ये वापस एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और वापस इसको अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, देखिए इसमें बहुत सारे हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं, देयरफॉर ये हमारा जो है काफी अच्छा काम करता है। लिम्फ नोड्स भी होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम में हमारा काफी अच्छा काम करता है। लिम्फ फ्लो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेंटेनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज, ऑब्जर्वेशन ऑफ लिम्फ, मतलब ये बताइए एक हाइड्रोलैटिक प्रेशर, एक हाइड्रो प्रेशर तरीके से मेंटेन करता है। ऑब्स्ट्रक्शन टू लिम्फ फ्लो अफेक्ट्स बॉडी, मतलब एक बताएंगे अगर कहीं पर लिम्फ फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे कि आपने एक सुना होगा एलिफेंटियासिस या फिलेरासिस, उसमें क्या होता है ये लिम्फ फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और वो स्वेल अप हो जाता है, इसको हम हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं, पैर बड़े बड़े से हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े से, ठीक है। lymph flow serves as an important route for intestinal fat, बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, विलाइज में आपके लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स जो होते हैं उनमें लिम्फ होता है, वो क्या करते हैं फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, मैंने बताया इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट WBCs। अब हम बात करेंगे एक बार लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए सबसे पहले नॉर्मली ब्लड से हमारा छन के लिम्फ आया, लिम्फ हमारे लिम्फ वेसल्स में गया, लिम्फ वेसल्स वही होती हैं, कुछ नहीं होती, मतलब आर्टरीज वेन्स होती हैं। अब लिम्फ वेसल्स में गया, वेसल्स में आने के बाद कई बार एक बार उसे चेक पॉइंट्स मिल जाते हैं, these checkpoints are called as lymph nodes। अभी lymph nodes का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक शहर से बहुत बड़ी चोरी हुई, अब पुलिस क्या करेगी, नाकाबंदी करेगी, नाकाबंदी कहाँ का करेगी, शहर के इतने हाईवेज हैं, जितने रूट्स हैं जो शहर से बाहर जाते हैं उनको हाईवेज करेगी, पुलिस जैसे ही वो क्रॉस करेगी, वो सॉरी चोर जैसे ही वो क्रॉस करेगा नाकाबंदी, वो पकड़ा जाएगा। सेम गोस फॉर दिस, बैक्टीरिया हमारे लिम्फ में घूम रहे हैं, अब जैसे ही ये लिम्फ नोड क्रॉस करेंगे लिम्फ नोड से कैप्चर कर लेंगे, तो दिस इज अ ग्रेट एवोल्यूशन फॉर योर इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, मतलब एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे अच्छा एक टेक्निक है पकड़ने के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक जाइलम और एक फ्लोएम टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल। जाइलम के पास, जैसे जाइलम का फंक्शन क्या है, अब मैं ऐसे याद कराता हूँ, जाइलम जल, पालम फल, जाइलम मतलब क्या कर रहे हैं ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और फल मीन्स फूड, दिस इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, दिस इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, वेरी इजी। अब आप देखिएगा मोर ओवर यहाँ पे इसके पार्ट्स हमें सीखने हैं, इसके पार्ट सीखने के लिए सबसे पहले हमें तो याद ही है, आपको मतलब आपको तो याद ही होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये ट्रैकीज, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इस बार इतना डिटेल में नहीं है, लास्ट ईयर थोड़ा डिटेल में था, इस बार ऊपर ऊपर से बस छू के जाना है, जाइलम फाइबर्स, फिर भी मैं आपको ठीक ठाक बताऊंगा, ठीक है।
और इसके चार पार्ट्स कौन से हैं याद होगा आपको, सीव ट्यूब्स या फिर सीव सेल्स, ठीक है, मोर ओवर कंपेनियन सेल्स, और आपके पास क्या था, और था अपने पास फ्लोयम पैरेन्काइमा, और था फ्लोयम फाइबर्स। ठीक है, अब सबके फंक्शन आपको याद होंगे। इन दोनों का काम है वाटर कंडक्ट करना, इसका काम है फूड को स्टोर करना, इसका काम है हमारे क्या नाम है मेंटेन करना हमारी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को। अब इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम है इसको सहायक सहायक करना, इसको हेल्प करना, कंपेनियन है देयरफॉर बोथ आर सिस्टर सेल्स क्योंकि सेम ओरिजिन है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा काम फूड स्टोरेज का है और फाइबर्स का काम मैकेनिकल सपोर्ट का है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो मोर देन इनफ है, हद से ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। और जाइलम फ्लोएम बड़ा ही आसान टॉपिक रहा है हमारे पूरे ही कोर्स में। ठीक है, चलिए, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स ऐसे तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, रूट्स के पास बहुत सारी रूट हेयर्स होते हैं। इस रूट हेयर्स को जरा हम मैग्नीफाई कर दें, यहाँ पे बना दें, तो कुछ बहुत ऐसे बनते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, अब रूट हेयर्स में यहाँ पे बहुत सारे कुछ पोर्स टाइप के होते हैं। अब इन पोर्स से वाटर जाता है, वाटर जाता है तो वाटर जाता है तो अलोंग विद वाटर यहाँ पे पैसिवली उसके साथ साथ मिनरल्स भी चले जाते हैं, और ये मिनरल्स ऊपर सक कर लिए जाते हैं बाय जाइलम। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि दिस एंड दिस इज डेड, यानी इसमें चार में से तीन टिश्यू डेड हैं, देयरफॉर दिस इज अ डेड टिश्यू। इसमें दिस इज लिविंग, देयरफॉर दिस इज अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम इज अ लिविंग एंड जाइलम इज डेड। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, बहुत ही इजी पार्ट है, कोई टफ नहीं है। रूट हेयर से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब कहाँ तक जाता है, ऊपर तक जाता है। मोर ओवर इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, इसका ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए, ट्रांसपिरेशन याद है, याद है मुझको। हाँ, चलो यार, इसके पास क्या होते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटास। ठीक है, स्टोमेटास, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम अप कर रहा हूँ। अब ये स्टोमेटास का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टोमेटा बनाया, स्टोमेटल पोर है। अब होता क्या है कि लगातार धूप पड़ रही है, लगातार धूप पड़ रही है। ठीक है, इस धूप की वजह से यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एवापोरेट हो गए, एवापोरेट हो गए, वहां पे खाली जगह बच गई, जहां पे भी खाली जगह बच गई वो वैक्यूम क्रिएट करता है, और वैक्यूम की वजह से सकिंग प्रेशर आता है, जिसको हम एक खींचने वाला प्रेशर कहते हैं। अब ये खींचने वाला प्रेशर अगर आ गया तो क्या करेगा, ये खींचेगा वाटर को और उसके नीचे के जितना भी टिश्यू होगा उसमें से वैक्यूम क्रिएट करेगा, सकिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। और सकिंग जनरली कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर, यानी ये प्रेशर कैसा है, ट्रांसपिरेशन, नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो नीचे हमारे रूट है, रूट पे भी पुलिंग प्रेशर लगेगा, और ये वाटर अंदर पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद ये वाटर सीधा रूट से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट एक्वायर वाटर फ्रॉम रूट टू शूट। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस कब कब होता है, मात्र दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में ये रुक जाता है प्रोसेस क्योंकि धूप नहीं है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर होता है, याद रखिएगा, पुलिंग प्रेशर होता है, देयरफॉर हम इसे नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात की थी, यहाँ पे बात करेंगे हम ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, इट्स अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसके पास कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या जरूरत होगी, जाहिर सी बात है इसको एटीपी की जरूरत होगी। इसके पास लिविंग टिश्यूज का कुछ मूवमेंट्स होंगी, तो देयरफॉर ट्रांसलोकेशन जो होता है वो एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होता है, और इसको हम जनरली बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। और बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसलोकेशन हमारे किस टिश्यू में होता है, जनरली फ्लोएम में होता है ये। ठीक है, और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है,
हमारे फ्रूट्स को फॉर्मेशन में, रूट्स को बल्ज करने में, स्टेम्स को बनाने में, मतलब ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अदर सब्सटेंस की बात करें तो अदर सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम बात करें गम्स, रेजिन, इनका ट्रांसपोर्ट भी होता है। या फिर हम बात करें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट वो भी होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट वो भी होता है। वो सब किसके होता है? जाइलम फ्लोएम की हेल्प से, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर सॉरी, ये पार्ट जो ट्रांसपरेशन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने आपको लाइफ प्रोसेस का, हमने आपको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन दिया, उसके बाद हमने आपको रेस्पिरेशन दिया, फिर हमने आपको सॉरी एक्सक्रीशन पहले दे दिया ट्रांसपोर्टेशन से, और अब ट्रांसपोर्टेशन दिया। ये चार ही पार्ट होते हैं इसमें। और ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से रैप अप हो चुका है, लाइफ प्रोसेस, जो कि काफी ही लंबा चैप्टर रहा है। हमने पूरी पूरी 4 क्लासेस में से कवर करा है। तो बिल्कुल आप इसको पूरा देखें और पूरा कंप्लीट करें। हम जल्दी ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे, और हमें देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।